नमस्कार। इंडियन सिविल सर्वेंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की जो एग्ज़ाम होती है उसकी बात करेंगे। अगर सही अर्थों में बोलें तो सी सेट के बारे में बात करेंगे कि सी सेट का तैयारी कैसे करें और उसका सही अप्रोच क्या होना चाहिए और उसमें हम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं और उसका बोलें तो सही तरीका का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मतलब कैसी रणनीति होनी चाहिए कि हम उसको सही से 1 से 2 महीने में कवर कर सकें सी सेट को और अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो देखिए हमारा ये टॉपिक है सो सी सेट से है, यूपीएससी सी सेट। ओके, और या जो है सो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 का टॉपिक है। सेकंड पेपर का ये टॉपिक है। फर्स्ट पेपर में आपका जीएस है, तो जीएस पर हम आपको बता ही देंगे। अभी सी सेट का बात कर रहे हैं हम। तो देखिए पहले समझते हैं कि सी सेट में क्वेश्चंस कितने होते हैं, वो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस होते हैं। जिसको नहीं पता उसको जानना ज़रूरी। तो देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन जो होता है वो 80 होता है। ओके, ये टोटल क्वेश्चंस का नंबर हो गया, पेपर में आपका 80 हो गया। अब बोलें कि इसका मार्क्स कितना होता है इस पेपर का, तो देखिए इसका फुल मार्क्स होता है सो वो 200 होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन 80 हो गया और जो मार्क्स हो गया वो 200 हो गया। अब बोलें कि एक क्वेश्चन पे हमको कितने नंबर मिलते हैं, तो देखिए अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो आपको 2.5 नंबर मिलते हैं। ओके, ये 1 क्वेश्चन के मार्क्स हो गए हैं। अगर आपने 1 क्वेश्चन सही किया तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अब अगर बात करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, तो देखिए प्रीलिम्स का जो जीएस का सेक्शन पेपर 1 था उसमें तो नेगेटिव मार्क्स होता ही है। अब बात करेंगे कि क्या सीसेट में भी नेगेटिव मार्किंग होता है, तो देखिए इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है आपका। अब चलिए इसमें थोड़ा नेगेटिव मार्किंग का क्या फार्मूला है उसको समझते हैं हम लोग। देखिए मान लेते हैं कि आपने 3 क्वेश्चंस को सही किया। ओके, तो इसमें आपको मान लेते हैं कि आपने 3 क्वेश्चन सही किया, सॉरी मान लेते हैं कि आपने 3 क्वेश्चंस को गलत किया है और आपने 1 क्वेश्चन को जो है वो सही किया है, तो इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे 0। ओके, मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3 क्वेश्चन सही किया है और एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो इसीलिए अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किया और एक क्वेश्चन को सही किया तो उसको कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गया इसमें नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला। तो इसीलिए अगर आप 3 क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन गलत करते हैं और 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। और इस तरह से ना ही आपको प्लस मार्क्स मिलेंगे ना ही नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आपका इक्वल नंबर हो जाएगा, कोई भी इसमें आपका प्लस माइनस नहीं होगा।
बट अगर आपने 3 से ज़्यादा गलत कर दिया और एक ही सही किया तो इसमें आपका नंबर माइनस में जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि बात करते हैं कि इसमें जो सो हम कितने क्वेश्चंस करेंगे पास हो जाए और कितने ना करेंगे पास ना हो जाए और कितने करने चाहिए हम लोग को। देखिए हम लोग इस पे भी बात करते हैं भी थोड़ा सा। तो चलिए, अगर आपने इस पेपर का 27% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया सही से तो आप पास हो जाएंगे, मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे। हम टॉप करने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ क्वालिफाई करने की बात कर रहे हैं। अगर आपने 27% क्वेश्चन को सही कर दिया तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इस पेपर में। अब अगर बात करें कि इसमें से आपको नंबर कितने लाने की पार हो जाएंगे, तो देखिए इसमें अगर आपने 67 नंबर ले आए तो आप पास हो जाएंगे। ओके, मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे इस पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल ये नंबर 66.7 है। ओके, क्वालिफाई का। बट पॉइंट लेकर हम क्यों चले, इसमें से कभी आगे पीछे हो सकता तो हो सकता है हम अनक्वालिफाई हो जाए, इसलिए आपका टारगेट 67 होगा। इतना नंबर अगर आप ले आते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे इस पेपर का बात करें सिर्फ। बट बात करते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मतलब सॉरी पहले आप देख लेते हैं कि थोड़ा टाइम क्या होगा इसमें। मान लेते हैं कि आपको 67 नंबर लाने हैं, तो देखिए आपको कितने टाइम मिलेगा। देखिए आपके पास तो टोटल 2 घंटे का टाइम है। इसी में से आपको 67 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, ज़्यादा 67 नंबर लाने, ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको अटेंड नहीं करने। ओके, ज़्यादा लाना नहीं है क्योंकि इसमें इसका नंबर अभी ऐड नहीं होता है मेंस में, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसीलिए इसमें आपका टारगेट 67 ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। 67 अगर आपने लिया है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इस पेपर में, इसलिए ज़्यादा इसमें सोचने और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर बात करें कि इसका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कि हम कैसे पास करें कैसे ना पास करें, तो देखिए पहले इसका हम लोग सेगमेंट पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सेगमेंट इसमें आता है, कौन कौन सेगमेंट से इसमें, मतलब कौन कौन सेगमेंट से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें हमारा सीसेट का पहला स्ट्रक्चर बोलें या सेगमेंट बोलें, तो देखिए इसमें पहला होता है कि हमारा कॉम्प्रीहेंशन होता है, जिसको नहीं पता है उसको जानना जरूरी। तो देखिए पहला कॉम्प्रीहेंशन हो गया, फिर दूसरा हो गया हमारा कि इसमें दूसरा हो गया हमारा मैथ रहेगा आपका। ओके, ये मैथ रहेगा और ये रहेगा आपका 10th लेवल का। ओके, मैथ रहेगा इसमें 10th लेवल का मैथ रहेगा, इससे ऊपर का मैथ आपका नहीं रहेगा। ये 10th लेवल का ही मैथ रहेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं रहेगा। फिर अगर थर्ड में बात करें तो ये देखिए थर्ड में आपका होता है रीजनिंग, थर्ड में आपका रीजनिंग हो गया। और अगर फोर में बात करें तो देखिए फोर में हो गया आपका डीएम। ओके, डीएम हो गया एंड पीएस हो गया। डीएम का मतलब हो गया डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो, और जो पीएस हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्वेश्चन होता है वो। ओके, अब अगर बात करें कि आपका जो ये जो टॉपिक है, ये सेगमेंट है सब स्ट्रक्चर, इसमें कितने कितने मार्क्स आपको आते हैं और कैसे कैसे इसमें टॉपिक रहते हैं।
तो देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो है सो आपका, देखिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, पहले मैथ को लेके चलते हैं, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे। तो देखिए पहले हमारा मैथ है वो है, पहले हमारा मैथ का जो सेगमेंट है उसको लेके चल रहे हैं। तो देखिए मैथ में हमारा पहला सेगमेंट हो गया नंबर सिस्टम रहेगा आपका, नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद हो गया एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, फिर हो गया आपका परसेंटेज रहेगा आपका, परसेंटेज रहेगा, फिर आपका हो गया फ्रैक्शन हो गया आपका, फ्रैक्शन रहेगा आपका, फिर हो गया आपका डेसिमल हो गया आपका, डेसिमल भी आपका रहेगा। डेसिमल के बाद आपका जो है सो रहेगा कि एवरेज रहेगा, एवरेज रहेगा, रेशियो रहेगा, रेशियो रहेगा, फिर आपका प्रपोर्शनल रहेगा, प्रपोर्शनल रहेगा। ओके, प्रपोर्शनल के बाद बात करेंगे कौन सा टॉपिक रहेगा। तो देखिए प्रपोर्शनल के टॉपिक जो है उसके बाद आपका रहेगा कि, देखिए प्रपोर्शनल टॉपिक के बाद आपका रहेगा इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट का टॉपिक रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वही हो गया। उसके बाद बात करेंगे कौन सा रहेगा। तो देखिए उसके बाद रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया। उसके बाद रहेगा वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम का हो गया टॉपिक रहेगा आपका। उसके बाद हो गया स्पीड एंड डिस्टेंस का, स्पीड एंड डिस्टेंस का, ये टॉपिक रहेगा आपका मैथ्स का सिर्फ। और ये जितने भी टॉपिक हैं सब 10th लेवल के रहेंगे, इससे ऊपर के एक भी टॉपिक नहीं रहेंगे, और जितना लिखे हैं उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा एक भी टॉपिक नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर आपने इतना टॉपिक कर लिया तो आपका मैथ क्वालिफाई हो जाएगा। और बोलें तो इतना टॉपिक करने में आपको कम से कम बोलें तो 1 महीने में जितने टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आपके सही से। बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, सप्ताह में 1 या 2 दिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बट इसको कंप्लीट करने का टॉपिक की बात करें तो इसमें आपका 1 मंथ में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे कि ये मैथ जो है इसमें कितने क्वेश्चंस के मतलब कितने नंबर्स आपके इसमें आते हैं। तो देखिए इसमें से आपके ये जो हो गया, इसमें आपका 20 क्वेश्चंस रहता है लगभग हर साल। ओके, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे या फिर इसका बोले पेपर देखेंगे हर साल का लगभग, तो देखिएगा इसमें 20 क्वेश्चंस रहता है मैथ का। ओके, तो ये मैथ का कि हम लोग क्या टॉपिक था क्या नहीं था, तो इतना टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा तो इससे मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर बात करेंगे कि ये तो मैथ का हो गया, बात करेंगे कि मेरे जो रीजनिंग है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए रीजनिंग में क्वेश्चंस आपका रहेगा वो है 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और ये जो रीजनिंग का क्वेश्चंस है उसमें आपको पता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन रहता है, सब नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। मैथ से सबसे आसान रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, तो आप प्रयास करेंगे कि रीजनिंग को आप मत ही छोड़िएगा, क्योंकि मैथ से आसान क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। इसमें कोई बोलें तो फॉर्मूला वगैरह लगाना नहीं पड़ता, बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब बोलें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं इसमें, इसी तरह के होते हैं। आपको सोचना पड़ेगा इसमें कि कैसे क्या होगा। ओके, अब अगर बात करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह का टॉपिक होता है, तो देखिए कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। पहले कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक देखते हैं। ओके, तो देखिए कॉम्प्रिहेंशन में आपके हर साल लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन हर साल रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन से। अब देख लीजिएगा पेपर हर साल का लगभग यही 30, 32 से 28, 27 इसी तरह का रहता है। और अगर बात करेंगे इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, तो देखिए इसमें जो 65% क्वेश्चन जो है सो
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रहता है। ओके, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रहता है ये क्वेश्चन आपका पेपर का। 65% जो क्वेश्चन इसका रहता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रहता है, क्योंकि इसमें बोले तो जो जंगल सेवक अधिकारी है उसमें इसका भी परीक्षा होता है इसी से, तो उसको वैसे भी जंगल में रहना है, उसके बारे में रिसर्च करना है, इसीलिए इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है 65% 30 क्वेश्चन में से। और बात करेंगे कि अब अगर बात करेंगे ये तो क्वेश्चन कैसे में कैसा रहता है, और अगर बात करें कि इसमें आपको दिक्कत क्या हो सकता है, कॉम्प्रीहेंशन में आपको कैसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन हर किसी से सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसका टॉपिक, इसका जो पैसेज होता है वो लंबा लंबा रहता है, लगभग 100-150 पेज का एक पैसेज रहता है, उसी में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर मतलब चूज करके निकालना है, और बोलें तो टाइम भी कम रहता है, इसीलिए एक टॉपिक हर किसी को समझ में नहीं आता है। अगर बात करें कि इसमें दिक्कत क्या है, तो देखिए इसमें पहला दिक्कत आपको टाइम क्या होगा, टाइम इसमें वेस्ट ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए दूसरा समस्या आपको ये हो सकता है कि मानसिक थकान आपको ज़्यादा हो सकता है। ओके, क्योंकि इसको पढ़ पढ़ के आप बोर हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन रहते हैं, इसका मतलब 30 पैसेज भी रहता है, 30 पैसेज नहीं रहता, लगभग 25 पैसेज या 20 पैसेज रहता है, क्योंकि एक पैसेज कभी कभी 2-3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इससे आपको मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। प्लस में इसका जो भाषा होता है वो कभी कभी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो कभी कभी भाषा भी समझ नहीं आता इसका, तो आपको इसमें यही 3 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है कॉम्प्रीहेंशन में। पहला, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकेगा सही से, मानसिक थकान का समस्या सामना करना पड़ सकता है आपको, प्लस में इसका भाषा कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको समझ नहीं आ पाएगा। कुछ कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं इसमें जो समझ नहीं आता कभी कभी, मतलब उसका जो इंग्लिश अनुवाद भी होता है वो थोड़ा सही नहीं होता कभी कभी, तो इसीलिए इसमें आपको, अगर आपका, हम तो यही बोलेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ओके, नहीं तो इसे आपका बहुत थोड़ा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट हो गया, मानसिक थकान हो गया, भाषा हो गया। बट ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है, हर क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं और कुछ पैसेज भी डिफिकल्ट होते हैं। बट अगर बात करेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें आपको ये ट्रिक अपनाना पड़ सकता है। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपको इसमें मानसिक थकान होता है तो उसके लिए कुछ इलाज है इसमें। तो देखिए इसमें क्या इलाज हो सकता है मानसिक थकान को दूर करने के लिए। तो देखिए, पहले आपको एक क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करने होंगे, उसके बाद आपको सेकंड में रीजनिंग के करने, फिर थर्ड में एक क्वेश्चन आपको कॉम्प्रीहेंशन के करने। मतलब डायरेक्ट आपको कॉम्प्रीहेंशन में नहीं चला जाना है कि सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके ही दूसरा टॉपिक जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको एक मैथ का लेना है, एक मैथ का टॉपिक सॉल्व करना है, एक रीजनिंग का सॉल्व करना है, एक कॉम्प्रीहेंशन का सॉल्व करना है, उसके बाद रिटर्न फिर से आपको मैथ पे आना है। इस तरह से आपको थकान का या बोलें तो मानसिक तनाव का दिमाग में नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि अगर आप 30 या 25 पैसेज एक ही बार पढ़ देंगे और एक ही बार सोचेंगे कि सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ पैसेज भी इसका लॉन्ग होता है, प्लस में इसमें कोई भाषा भी डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी। तो इसीलिए कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो ऐसे तीनों सेगमेंट से एक एक क्वेश्चन हर बार सॉल्व करते जाए, एक बार मैथ से ले लें, एक बार रीजनिंग से ले लें, एक बार कॉम्प्रीहेंशन से ले लें। ओके, तो इस तरह से आप कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और तीनों टॉपिक आपका इस तरह से निकल जाएगा। अब अगर बात करेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक होता है, तो देखिए रीजनिंग में क्या क्या होता है, तो थोड़ा देख लेते हैं रीजनिंग का भी एक नज़र, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान होता है, बस इसको समझने की देरी होती है। तो देखिए इसमें होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया आपका, सीरीज भी इसी से रहेगा। फिर बात करें अरेंजमेंट करने वाला भी इसी से रहेगा। फिर डाइस का मामला जो है, सो डाइस मतलब वही लूडो वाला, उसका भी इसी से रहेगा।
ये कुछ टॉपिक जो हैं सो रीजनिंग के बहुत फेवरेट टॉपिक हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं हर साल लगभग। डाइस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, ये हो गया आपका अरेंजमेंट। ओके, तो ये हो गया रीजनिंग का सिलेबस। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका आसानी से मैथ जो सीसेट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका निकल जाएगा। बस इतना ही टॉपिक आपको करना है, और इतना जो भी टॉपिक हम बोले सब टेंथ लेवल का है, कोई भी 10th से ऊपर का नहीं है। बस इतने टॉपिक आपको कर लेना, उसके बाद आपका सीसेट सॉल्व हो जाएगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे आसानी से। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आपका प्रीलिम्स कवर हो जाएगा सही से और क्वालिफाई हो जाएंगे आप। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।